जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, कल BHDLA 137 का एग्ज़ाम है और ये लास्ट टाइम है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि BHDLA 137 के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन वगैरह जो है कवर किए जाएँ। गाइज़, वैसे आपको बता दूं, BHDLA 137 का सिलेबस कुछ इतना बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है। बाकी इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें ली हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगते हैं कि आपका एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावनाएं लगभग 100% हैं, और इनमें से कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो गैस पेपर और क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते हुए मैंने इसको तैयार किया है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं BHDLA 137 के बारे में। ठीक है, इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं जिनसे आने की आपकी संभावनाएं, आपके एग्ज़ाम में आने की क्वेश्चंस संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको जल्दी से। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, इसमें मैंने कुछ ही लिए हैं लगभग जो मुझे अभी तक मिले हैं। बाकी एक वीडियो इसकी मैं और बनाने की कोशिश करूँगा जो कल मॉर्निंग में आ जाएगी। बाकी ये वीडियो है जिसमें लगभग 60-70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ली है मैंने, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी मॉर्निंग में एक और वीडियो मैं डालूँगा जो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देगी और ज़्यादा लंबी ये भी वीडियो नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संप्रेक्षण क्या है? संप्रेक्षण एक परस्पर क्रिया है इसमें जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेक्षण करता है। ठीक है, संप्रेक्षण एक परस्पर क्रिया होती है, एक क्रिया है, और इसमें क्या होता है, एक पक्ष संप्रेक्षण करता है, यानी संप्रेक्षण एक तरीके से कम्युनिकेशन आप कह सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन है, बातचीत या एक दूसरे से हाव भाव के रूप में, बोलचाल के रूप में किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना। ठीक है, उसी को संप्रेक्षण बोलते हैं। दूसरा पक्ष उस संदेश को ग्रहण करता है, यानी एक पक्ष क्या है, संदेश को भेजता है, दूसरा पक्ष उसको प्राप्त करता है। ठीक है, संप्रेक्षण पर जीवित प्राणी, संप्रेक्षण हर जीवित प्राणी द्वारा किया जाता है। कुत्ते, ये जो जानवर होते हैं हर तरह के, ये अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग तरीके से संप्रेक्षण करते हैं। ठीक है, संप्रेक्षण के आगे हम प्रकार भी जानेंगे। तो मानव भाषा से बोलचाल कर, हाव भाव दिखाकर इस तरीके से संप्रेक्षण करता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरों से। ठीक है, तो हर एक जाति जो जीवित है वो उसका जो है गुणधर्म है संप्रेक्षण करना। चींटियां गंध द्वारा अपने समाज के अन्य प्राणियों को शिकार या खाद्य पदार्थ का शत्रु का संदेश देती हैं। मधुमक्खियां अपनी साथियों को नाच द्वारा संदेश संप्रेषित करती हैं, यानी कम्युनिकेट करती हैं, उनके साथ संदेश पहुंचाती हैं। घोड़ा, कुत्ता आदि जानवर ध्वनियों के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं संप्रेक्षण साधना। संप्रेक्षण के बारे में हमने चर्चा की कि इसके दो प्रमुख पात्र होते हैं, वक्ता और श्रोता। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, एक जो संप्रेक्षण करेगा यानी जो देगा, संदेश हो सकता है या भेजा जा सकता है लिखित रूप में या बोला जा सकता है। दूसरी तरफ एक सुनने वाला होगा जो संदेश को सुनेगा या प्राप्त करेगा अगर लिखित में है तो। ठीक है, जब तक दोनों में संदेश के आदान प्रदान की सक्रिय सहभागिता न हो, यानी दोनों में सक्रियता, एक्टिविटी ना हो दोनों के बीच में, ये सफल संप्रेक्षण नहीं हो सकता। इसके भी दो पहलू हो सकते हैं जो सफल संप्रेक्षण में सहयोगी हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपका बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सफल संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा। सफल संप्रेक्षण का एक आधार भाषाई दक्षता है। वक्ता को संदर्भ के अनुसार उचित भाषा का उपयोग करना चाहिए, यानी जो उचित भाषा है, साथ ही उसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो समझने वाला है वो उसको समझता हो, यानी जिस तक वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिस तक वो अपना संदेश पहुंचाना चाह रहा है, संप्रेक्षित जिसे पहुंचाना अपना चाह रहा है वो भी उस भाषा को समझता हो, तभी एक सफल संप्रेक्षण बनेगा। विचारों का तार्किक क्रम, वक्ता के कथन के संदर्भ में सही प्रतिक्रिया, अपने वक्तव्य के संदर्भ में अपने मनोभावों को यथोचित ढंग से व्यक्त करने के लिए सही शब्दावलियों और उपयुक्त भाव भंगिमा का प्रदर्शन, वक्तव्य की स्पष्टता आदि विशेषताएं संप्रेक्षण को
प्रभावपूर्ण बनाती हैं, यानी उसको सफल बनाती हैं। देखो यहाँ पर इसमें क्या क्या बताया, मैं सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से देखिएगा बस। देखो, विचारों का तार्किक क्रम, यानी जो विचार वो प्रकट कर रहा है एक आदमी दूसरे आदमी से, ठीक है, तो उसका सॉरी, उसका एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए। यानी अगर मैं किसी से कह रहा हूँ कि मुझे गिलास दो, तो वो एक सही रूप हुआ कि भाई मुझे उसे उसे मुझे गिलास देना है। अगर मैं कुछ और भाषा में कहूँगा गिलास दो मुझे, तो ये एक व्यवस्थित रूप नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो ना समझे, या अलग अगर मैं और किसी अलग तरीके से कहूँ भाई दो, तो वो क्या समझेगा कि क्या दो, गिलास देने के लिए कह रहा है क्या। तो एक अच्छे से व्यवस्थित रूप में उसको बोलना है, तभी एक सफल संप्रेषण हो सकता है। साथ ही जो शब्दों का उपयोग है और साथ ही जो शब्दावलियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, हाव भाव, उसको भी एक अच्छे ढंग से बोलना होगा, एक अच्छे ढंग से प्रकट करना होगा। अगर मैं तेज आवाज़ से बोलूँगा तो भाई वो सोचेगा गुस्से से बोल रहा है, ठीक है, या मंद आवाज़ से बोलूँगा समझेगा भाई, समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे में सफल संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सफल संप्रेषण किसी को अगर बनाना है तो विचारों का एक तार्किक क्रम होना चाहिए, वक्तव्य यानी जो कथन बोल रहा है वो सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए। साथ ही शब्दावलियों का, हाव भाव का एक उचित जो है ढंग से उसको प्रदर्शित करना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए सभी चीज़ें, तभी एक सफल संप्रेषण बन सकता है। संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम जाने कि संदेश अभिप्रेत या अभिष्ट रूप से श्रोता तक पहुंच रहा है या नहीं, पहुंच गया है नहीं, यानी हम इसको चेक भी करें, इसको एक तरीके से देखें भी कि हम जो बोल रहे हैं या पहुंचा रहे हैं वो दूसरे तक पहुंच भी रहा है, या वो समझ भी पा रहा है या नहीं। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अगर जानना है कि हमारा सफल संप्रेषण हुआ है या नहीं, तो इसको जानना ज़रूरी है। आपने अनुभव किया होगा कि कभी आप गंभीरता से कोई बात कहते हैं और श्रोता समझ नहीं पाता। बहुत सी बार हम गंभीरता से कोई बात कहते थे और श्रोता जो है या सुनने वाला है, जो प्राप्त करने वाला है, उसको मजाक में ले जाता है, ठीक है। जैसे अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आपने इसको सीरियस ज़्यादा ले लिया है, आप नाराज़ खामा खा हो गए। तो बहुत सी बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन स्थितियों में दोनों को संप्रेषण के चैनल को साधना होता है, यानी दोनों को एक सफल संप्रेषण बनाने के दोनों को प्रयास करने होते हैं। इसके लिए दोनों स्थिति में अवश्य होना या चाहते हैं कि संदेश ठीक से पहुंच रहा है या नहीं। संप्रेषण की विविध विधाओं में हम संप्रेषण की कुशलता या संप्रेषणीयता को सुनिश्चित करने के लिए विविध युक्तियों का उपयोग करते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है संप्रेषण को सफल बनाने के लिए, उसको अच्छे से पहुंचाने के लिए। भाषा, जैसे कि है, भाषा में वक्ता किन्हीं बातों पर बल देते हुए स्वर ऊंचा करते हैं, किन्हीं पर वो मंद करते हैं, जिसमें मालूम हो सकता है कि क्या महत्वपूर्ण है। या अगर यदि किसी ने मतलब कोई बात कही और वो ऊंचे मतलब कोई नॉर्मल वे में बात कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, यदि मैं ही आपको अगर समझा रहा हूँ और मैं कोई वर्ड आपको तेज़ी से बोलता हूँ, यानी थोड़ा लाउड आवाज़ कर भाई भाषण, तो तब आप समझोगे कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि समझ रहे हो ना, या आप तो जानते ही हो, इस तरह के वाक्य भी इस्तेमाल किए जाते हैं। या मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ। तो वक्तव्य यानी श्रोता जो है, ये जो प्राप्त कर रहा है संदेश, वो कहीं ना कहीं उसको उसके माइंड में एक जागरूकता या एक्टिविटी आएगी कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से लेखन लेखन में शीर्षक देना, अगर मान लो टाइटल दे दिया है तो अच्छे से समझेगा पढ़ने वाला या देखने वाला कि हाँ ये कुछ चीज़ है। शब्दों को रेखांकित करना, अंडरलाइन करना, जैसे कि हमें बताते हैं स्कूल में कि किसी चीज़ को अगर अंडरलाइन किया गया है तो वो सॉरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। भौतिक युक्तियों के साथ कथनों के माध्यम से भी उसमें कथन भी लिख सकते हैं कुछ, जैसे कि दूसरे शब्दों में संक्षेप में उल्लेखनीय है कि, या ख़ास बात यह है कि, इस तरीके के शब्द जब इस्तेमाल किए जाते हैं, वाक्य इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दिखाते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या ये वे चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये जैसे कि मैं जो कह रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनिए। तो इस तरीके के जब शब्द इस्तेमाल होते हैं, इस तरीके के वाक्य इस्तेमाल होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस पर ध्यान दे जाते हैं कि हाँ कोई चीज़ जो बताई जा रही है वो महत्वपूर्ण है। चलिए इतना सफिशिएंट है इसमें। संप्रेषण के अब विविध रूपों के बारे में जानेंगे कि संप्रेषण के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे ये जो पूरा क्वेश्चन है संप्रेषण के विविध रूप, ये
तीनों रूपों के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में एक डेवलप हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे एक 100% मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो संप्रेक्षण के वेद रूप यहाँ पर देख लेते हैं। ऊपर बताया गया है कि मनुष्य अपने समस्त क्रियाकलापों द्वारा कुछ ना कुछ संप्रेक्षित ही करता रहता है, यानी कुछ ना कुछ जो है कम्युनिकेट किसी न किसी तरीके से करता ही रहता है। वो किस किस तरीके से करता है अब यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आइए इन पर अलग अलग विचार करते हैं, संप्रेक्षण के जो अलग अलग जो है तरीके हैं। तो यहाँ पर एक बार और इसकी आंगिक अभिव्यक्ति बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना किसी न किसी रूप से अलग अलग ढंग से संप्रेक्षण ही है। तो ये सब चीज़ें संप्रेक्षण में ही आती हैं, और संप्रेक्षण के अब यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं। तो 3 तरीके के मेनली जो है संप्रेक्षण होते हैं। मौखिक, ठीक है, तो सबसे पहले मौखिक को देख लेते हैं। मौखिक संप्रेक्षण, ज़्यादातर संप्रेक्षण बोलकर किया जाता है, भाषा के आधार पर होता है। इसमें भाषा जो है मूल आधार होती है। सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और रात को बिस्तर तक जाने तक ये चलती रहती है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोच समझ कर बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने वाला प्रसन्न हो जाए। कबीर का यही पद तो आपने सुना होगा कि ऐसी बानी बोलिए जब मन का आपा खोए सॉरी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। यानी कबीर ने भी इस बात पर जोर दिया है, या इस बात पर कुछ लिखा है कि ऐसी बानी, ऐसी ऐसी भाषा बोलिए, ऐसा जो है ऐसे वे में बोलिए लोगों से कि वो सुनकर एक मतलब प्रसन्न हो जाए आपकी भाषा को सुनकर। आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, उससे बोलने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, उसको बहुत ही नम्र होना चाहिए, बहुत ही मधुर होना चाहिए। तो ऐसी बानी यानी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हमें बोलते हुए करना चाहिए जिससे लोग सुनने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रसन्न समझे और उस भाषा को सुनते वक्त वो काफ़ी अच्छा फील करें। तो मौखिक संप्रेक्षण काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था मौखिक संप्रेक्षण। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसी वाणी का प्रयोग जिसमें दूसरे प्रसन्न हों और अपना मन भी प्रसन्न हो साथी। अब ऐसी भाषा जब हम बोलते हैं तो अपना भी मन प्रसन्न होता है, दूसरों का भी सुनते हुए मन प्रसन्न होता है। ठीक है, बोलते समय 3 बातों का ध्यान ज़रूरी है। ठीक है, एक तो है शब्दों और वाक्यों का सही चयन। आप जो कुछ कहते हैं उसमें अपने शब्दों का चुनाव कैसे किया है या आपने किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है, इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है लोगों पर। जैसे कि अगर डॉक्टर ने, किसी ने पूछा है, डॉक्टर ने क्या सारी दवाइयाँ ले ली थी, मरीज से पूछा है कि सारी दवाइयाँ ख़त्म कर ली थी, समाप्त कर ली थी। अब डॉक्टर को मरीज ने देखो क्या जवाब दिया, अभी कैसे ख़त्म हो सकते हैं। ये मतलब एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन, एक सही वे में उसने जवाब नहीं दिया। उसको कहना था भाई जी हाँ समाप्त हो चुकी हैं, या जी हाँ अभी इतनी बची हुई हैं, या इतनी दिन की बची हुई, तो एक सफल संप्रेक्षण होता। अब उसने और डॉक्टर्स को एक क्वेश्चन दे दिया, अभी कैसे ख़त्म हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसने सही शब्दों का चयन नहीं किया। ठीक है, तो ये है शब्दों और वाक्यों का चयन। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं, मौखिक रूप से संप्रेक्षण कर रहे हैं, तो शब्दों और वाक्यों का सही चयन हो। साथ ही दूसरी जो घटक है इसमें आवाज़ का है। आप अपनी बात नम्र आवाज़ में कहते हैं या ज़ोर ज़ोर से, इससे भी श्रोता पर असर पड़ता है। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो उसको सुनने में बुरा लगेगा, वो शायद हो सकता है नाराज़ हो जाए। यदि ग्राहक से आप इस तरीके से बात करोगे तो ग्राहक आपके टूटेंगे, ग्राहक आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा इसमें घटक है आवाज़ का, जो याद रखने योग्य है मौखिक संप्रेक्षण में। तीसरी चीज़ है इसमें स्वर, यानी जो आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला सही ढंग से निकालता है। आपने किसी को बुलाया, इधर आओ, आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं। ठीक है, यानी जो आपका स्वर है वो भी काफ़ी ज़्यादा असर डालता है सुनने वाले पर। यानी आप किसी को अगर बोल रहे हो भाई इधर आओ, तो वो समझेगा भाई प्यार से अच्छे से बुला रहा है। ठीक है, अगर आप किसी को कहोगे इधर आ भाई या इधर आ भाई, तो तब इसका सिचुएशन बदल जाएगी और वो समझेगा भाई गुस्से में बुला रहा है, शायद ना भी आए वो, तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। दूसरा संप्रेक्षण का जो तरीका है वो आंगिक तरीका है। इसको देख लेते हैं कैसा है। मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता, यानी अपनी बात को प्रकट नहीं करता।
उसके सारे अंग, आँख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण करते हैं, सभी चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं। आपने सुना होगा बॉडी लैंग्वेज, जब हम स्पीकिंग वगैरह करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने की। जब हम बोलते बोलते आंगिक संप्रेषण का भी, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ आंगिक संप्रेषण का भी इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट सुनने वाले पर या देखने वाले पर पड़ता है। ठीक है, यानी आंगिक संप्रेषण से आप समझ गए होंगे कैसे, जब हम बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बोलने में, जैसे हम कह रहे हैं, हम किसी को बात कर रहे हो, हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तब। और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे किसी को कुछ इशारा देना है, यानी किसी को मान लो किसी को हाँ कहना है तो उसको जो है मुंडी हिलाकर बोलेंगे या हाथ पैर हिलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता, उसके सारे अंग, आँख, नाक, पैर, आँख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण करते हैं, सहयोग करते हैं संप्रेषण में। यह गैर शाब्दिक, आंगिक या अमौखिक संप्रेषण है, यानी जो बोला नहीं जा सकता, ये बिना शब्दों का। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपके वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं और आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में उसको एक अंदाज़ा हो जाता है। आप उसके सामने कैसे खड़े हैं उस तरीके से भी वो अंदाज़ा कर लेता है किस तरीके का ये इंसान है, कैसे बैठते हैं, ठीक है, और इन सभी चीज़ों का असर पड़ता है उस पर। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो किसी दफ्तर में जब जाते हैं तो टेबल पर झुक जाते हैं, टेबल पर झुक कर खड़े होते हैं, जिससे जो सामने वाला अधिकारी है वो डिस्टर्ब होता है और अपना सही महसूस नहीं करता। तो वो जब तक वो ये ना कह दे कि भाई बस सीधे खड़े हो ना या सीधे खड़े हो, तो तब तक उसको वो सीधा नहीं खड़ा होता है। झुंझला कर वो जब कहता है कि भाई सीधे खड़े हो जाओ, तब तक वो सीधे नहीं खड़ा। इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, किस प्रकार का इंसान है। इसको थोड़ा जो है संप्रेषण की तरीके या दूसरों से बातें करने या दूसरों के सामने खड़े होने का तरीका है पता है या नहीं, ठीक है। उसकी मूल प्रति दिखाई, मूल प्रति निकालने से पहले आप ये सभी चीज़ें वो हैं संप्रेषण के तरीके। जैसे मान लो किसी ने आपसे कुछ पूछा और आपने कंधे ऊपर उठकाए तो इसका मतलब है नहीं, ठीक है। मुंह बनाया मानो आप कह रहे हो कि बड़े आए, मूल प्रति देखने वाले, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी तरीके से मुंह जो अंगिक संप्रेषण है वो किया जाता है जब इशारे वगैरह कर दिया जाता है। यानी हम अगर कहीं बैठे हैं या किसी को अगर हमें बुलाना है तो बिना शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम हाथ से कह देंगे, हाथ से इशारा कर देंगे तो वो समझेगा हाँ वो हमें बुला रहा है, ठीक है। या हम किसी कोई हमारे पास बैठा है और उठा हो तो हम नहीं चाहते वो जाए, हम उसको नीचे बैठने का इशारा करते हैं तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये कह रहा है कि नीचे बैठो। तो ये सब चीज़ें हैं आंगिक संप्रेषण में। अब लास्ट का आता है लिखित संप्रेषण। आप बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करती हैं, लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये भी एक प्रकार का संप्रेषण है, ठीक है। आप पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, पाठक तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम लिखित संप्रेषण कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इस तरीके से आ जाए कि लिखित संप्रेषण में किन 5 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो तब आप ये लिख सकते हो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। इनका अर्थ देख लेते हैं एक बार। क्या, लिखते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है, यानी क्या आप लिखना चाहते हो। पत्र है, रिपोर्ट है, टिप्पणी है, लेख है, कहानी है या एप्लीकेशन वगैरह है, तो क्या आप लिखना चाह रहे हो। उसके बाद आता है क्यों, यानी क्यों आप लिख रहे हो, क्या विषय है आपका। विषय तय करने के लिए क्यों शब्द को जोड़ा गया है, जो कि आपका उद्देश्य बताता है कि क्यों आप लिख रहे हो, ठीक है। या सूचित करना है किसी को, निवेदन करना है, पुष्टिकरण करना है, समझाना है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं क्यों में। उसके बाद आता है कौन, यानी कौन आपके जो प्राप्त करता है या आपके संदेश को कौन प्राप्त करेगा, ठीक है। यदि आपके सामने यह स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हो तो आपका संदेश स्पष्ट होगा। साथ ही आपकी जो शैली है वो भी भिन्न होगी। यानी अगर माँ को आप कुछ लिख रहे हो, अपनी माता को पत्र लिख रहे हो किसी बात के बारे में बताने के लिए, तब उसकी शैली अलग होगी। अपने दोस्तों को लिख रहे हो तब उसकी अलग शैली होगी। अगर किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो एक अलग शैली का आप इस्तेमाल करोगे लिखते वक्त, ठीक है। औपचारिक, अनौपचारिक का भी इसमें होता है। औपचारिक वो होते हैं यानी जो ऑफिशियल, जो हम दफ्तर वगैरह में किसी अधिकारी को लिखते हैं। अनौपचारिक होते हैं हम दोस्त वगैरह को लिखते हैं, ठीक है। कब, आप अपने लेखन में दिन और तारीख ज़रूर डालिए।
खासकर पत्र लेखन में या कार्यालय का काम करते वक्त इस विधि का आवश्यक उपयोग किया जाता है, यानी कब वो लिखा गया है। साथ तभी आप जो प्राप्त करता है वो जानेगा कि हाँ ये चीज़ें कब लिखी गई थी। हो सकता है अपनी तारीख नहीं लिखी और वो 2 साल बाद पढ़ रहा है, वो समझेगा ये चीज़ अब भी हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ता है। उसके बाद आता है कैसे। आपके लेखन का सारा दारोमदार यानी सारा जो सिस्टम है इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यही आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परिभाषा होती है। आपकी भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। तात्पर्य है कि आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। मसलन माँ को अगर पत्र लिख रहे हो तो और अधिकारी को लिख रहे हो तो भाषा में दोनों का अंतर होना चाहिए। माँ के लिए अलग भाषा का इस्तेमाल होगा, अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल होगा, और अगर उसको लिख रहे हो किसी अधिकारी को, तब आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, एक अच्छे से उसको लिख कर बताओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। उसके बाद आता है भाषा की उपयोगिता। मैं अब इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा वीडियो को, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो मैं भी डाल दूंगा, और जो मैं कह रहा था आपसे एक और वीडियो बनाऊंगा वो मॉर्निंग में डाल दूंगा, और 3 वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। इसके बाद अभी मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि अगर अपलोड करूंगा इसको तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। साथ ही आपको भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। 2 वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो, छोटी छोटी वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। ये ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से यहाँ इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर आप नहीं कर रखा आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाइए। इस वीडियो की PDF नहीं मिलेगी आपको, जब मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा इसी का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ से भाषा की उपयोगिता स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में डाल दूंगा इसकी भी। दोनों वीडियो आने के बाद आपको पूरी PDF मिलेगी, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं इसको।